नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल इट्स मिराकी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो अगर आपने हमारी नेचुरल लॉ स्कूल की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक सीक्वेंस मिल सके इन फिलॉसफीज़ को समझने के लिए। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो हमने नेचुरल लॉ फिलॉसफी के अंदर में कुछ चीज़ें समझी थी, जैसे कि नेचुरल लॉ के अंदर में सोर्स ऑफ लॉ कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल लॉ के अंदर में सोर्स ऑफ लॉ या तो मोरालिटी होती है, गॉड होता है, कस्टम होते हैं। ये बेसिक सोर्स ऑफ लॉज होते हैं, ठीक है, जिनसे कन्फॉर्मिटी करके सोसाइटी को रूल एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं, उनकी गाइडेंस के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो अब हुआ क्या कि जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई, सोसाइटी के अंदर नए प्रॉब्लम्स आने लगे, नए कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने लगी, कन्फ्लिक्ट्स आने लगे, जिसे नेचुरल लॉ की फ़िलॉसफी रिजॉल्व करने में कामयाब नहीं थी। तो उस समय के जो ज्यूरिस्ट थे उनको लगा कि नेचुरल लॉ फिलॉसफी के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिनके कारण ये फिलॉसफी अब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है। तो उन्होंने एक नई आइडियोलॉजी इमर्ज की, ठीक है। तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है, बेसिकली कुछ रिएक्शंस जो है नेचुरल लॉ स्कूल के जो ड्रॉबैक्स थे, उनके रिएक्शन में जो आइडियोलॉजी निकल कर आई, वो आइडियोलॉजी थी एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। तो जो नेचुरल लॉ के अंदर जो सोर्स था वो गॉड, कस्टम, रीजन, स्क्रिप्चर्स, ये सब चीज़ें थी। एनालिटिकल स्कूल के अंदर में सोर्स ऑफ लॉ चेंज हो गया और मोरालिटी गॉड से शिफ्ट होकर ये जो सोर्स ऑफ लॉ था ये एक सोवरन के पास चला गया, एक हेड ऑफ द स्टेट के पास चला गया, जिसे खुद ह्यूमंस ने अपने ऊपर रूल करने के लिए और स्पेशली रूल रेगुलेशन बनाने के लिए डेजिग्नेट किया था, बनाया था, ठीक है। तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का ये कुछ एक बैकग्राउंड है। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली इट इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट द ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल लॉ फिलॉसफी। अब नेचुरल लॉ फिलॉसफी के ड्रॉबैक्स कौन कौन से थे? नेचुरल लॉ फिलॉसफी जो थी वो अनसर्टेन थी, अनरिटन एंड अनकोडिफाइड थी, स्टैटिक थी। ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे, जिसके कारण बहुत सारी एम्बिग्विटी आती थी उसके इंटरप्रिटेशन में। उसे चेंज करने में सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो इन ड्रॉबैक्स के रिएक्शन में एक जो फिलॉसफी आई, जो आइडियोलॉजी आई, उसे हम एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की फिलॉसफी बोलते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल स्कूल का जो मेन प्रोपाउंडर था, जो मेन सपोर्टर था एनालिटिकल स्कूल का, वो था जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन बेसिकली इंग्लैंड के अंदर में एक जूरिस्ट था, जिसने फर्स्ट टाइम कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के ऊपर जोर दिया। यानी कि पहले लॉ अनरिटन होते थे। जब ऑस्टिन आया तो ऑस्टिन ने कहा कि लॉ अनरिटन होंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन एम्बिगुअस होगी, लोग अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो लॉ शुड बी कोडिफाइड। तो वो जो एक टाइम पीरियड था ऑस्टिन का, उस टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुए, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज था। जितनी भी सोसाइटी को ज़रूरत थी रूल रेगुलेशंस की, उन सबको कोडिफाई किया गया उस टाइम पीरियड पे। तो ऑस्टिन जो है बेसिकली मेन एक्सपोनेंट था इस फिलॉसफी का, जिसने बेंथम की फिलॉसफी को अपना बेस बनाया था। यानी कि इसके पहले बेंथम ने एक फिलॉसफी दी थी, जो बेंथम की फिलॉसफी जो है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा वाइड फिलॉसफी मानी जाती है, क्योंकि इसने सोशियोलॉजिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक का एक बैलेंस थ्योरी दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी। बहरहाल ये थ्योरी सोसाइटी के सामने नहीं आई और फिर ऑस्टिन ने उस थ्योरी को अपना बेस बनाया और उस थ्योरी के ऊपर अपनी एक थ्योरी दी, जिसे हम एनालिटिकल स्कूल की फिलॉसफी बोलते हैं। और ऑस्टिन ने ही ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी, इसलिए इसे हम ऑस्टिनियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। एक चीज़, अब यहाँ पे ऑस्टिन की डेफिनेशन दी है।
1 2 3 4th पैराग्राफ के अंदर में ऑस्टिन की डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, jurisprudence is concerned only with what law is and not what it ought to be, right? तो ऑस्टिन के हिसाब से लॉ क्या है? अब देखिए, लॉ जो है वो दो तरीके का होता है। दो तरीके यानी कि लॉ के दो कंपोनेंट होते हैं। एक लॉ व्हाट इज एंड सेकंड इज लॉ व्हाट इट ऑट टू बी। अब व्हाट इज क्या होता है और व्हाट ऑट टू बी क्या होता है? व्हाट इज का मतलब होता है जो सोसाइटी के अंदर में प्रेजेंट लॉज हैं, और व्हाट ऑट टू बी का मतलब होता है जो सोसाइटी के जो जिस तरीके के लॉ होने चाहिए। मतलब एक बात करता है प्रेजेंट लॉज की और एक बात करता है फ्यूचरिस्टिक व्यू रखता है, एक आइडियल व्यू रखता है कि लॉ इस तरीके के होने चाहिए। तो ऑस्टिन कहता है कि जो लॉ व्हाट इज है, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो मैटर करते हैं, वो सब्जेक्ट मैटर है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ना कि व्हाट इट ऑट टू बी। ये सोशियोलॉजिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं इनका सब्जेक्ट मैटर है, राइट? तो ये हो गया ऑस्टिन की डेफिनेशन। अब फर्स्ट हमने रीजन पढ़ा कि इट इज रिएक्शन अगेंस्ट सम ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल लॉ फिलॉसफी। सेकंड है कि बेसिकली ऑस्टिन जो था वो हमने देखा कि ऑस्टिन इसका फर्स्ट प्रोपाउंडर था, मेन प्रोपाउंडर था। तो ऑस्टिन का जो लाइफ टाइम है, जो लाइफ पीरियड है उसका, वो 1790 से 1859 के बीच का है, राइट? तो 1719 से 1859 यानी कि 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड। अब 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड था जब बहुत सारे रेवोल्यूशंस, बहुत सारे न्यू आइडियोलॉजीज सोसाइटी के सामने इमर्ज होके आ रहे थे। फॉर एग्जांपल रेनेसां पीरियड, जिसने सोसाइटी की आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। रेनेसां पीरियड वो टाइम पीरियड था जब लोगों का थॉट प्रोसेस बिलीफ से उठ के रीजनिंग के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, क्वेश्चनिंग के ऊपर आया। यानी कि पहले लोग सिर्फ बिलीव करके चलते थे कि अगर ये मतलब अगर सोवरेन ने कोई लॉ दे दिया है तो ठीक है, हमारा काम है इसे मानना। अगर कोई कहता है कि ये भगवान ने बनाया है, ये रूल रेगुलेशन स्क्रिप्चर्स में दिए हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में दिए हैं, तो हमें इसे मानना है। लेकिन 19th सेंचुरी या एनलाइटनमेंट पीरियड वो टाइम पीरियड था जब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया चर्च को, क्वेश्चन करना शुरू किया सोवरेन को, किंग को, कि क्यों अगर मतलब कोई अगर रूल रेगुलेशन है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हमें क्यों मानना चाहिए। वाई शुड वी ओबे द स्टेट, वाई शुड वी ओबे द रूल्स। ये एक लोगों के अंदर एक नई आइडियोलॉजी इमर्ज हुई। सो बेसिकली ये हमने 19th सेंचुरी का सिनेरियो को समझा है। तो सेकंड जो है कि ये 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड था। अब इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनने लगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी सोसाइटी के अंदर में। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल्स की ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इन ऑर्गेनाइजेशंस को डील करने के लिए वो जो अनरिटन लॉज थे वो सफिशिएंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर लॉज अनरिटन होंगे तो अगर मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो वो दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। तो पता कैसे चलेगा कि लॉ सही है कि गलत है, कौन सही है कौन गलत है? तो बेसिकली क्या होना चाहिए, कोडिफिकेशन होनी चाहिए लॉ की, ताकि कोई भी उसे इंटरप्रेट करे, एक ऑब्जेक्टिव रिजल्ट तक पहुंच सके कि उसका एक ही मतलब है। तो इससे पता लगेगा कि दोनों में से कोई एक पार्टी सही है। ओके, तो ये बेसिकली दो कारण थे। पहला कारण, it is reaction against the ideologies, it is reaction against the criticisms or drawbacks of natural law philosophy. Second है to handle the changing social condition or to handle the newly developed organizations in the society. So ये दो बेसिक रीजन हुए। अब एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, इसके पर्पस क्या है? मतलब पहले हमने देखा कि किसके कारण ये फिलॉसफी इमर्ज हुई,
अब देखेंगे कि किस लिए ये फिलॉसफी इमर्ज हुई। तो बेसिकली इसके दो मेन पर्पस हैं। एक तो हमने देखा कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी के अंदर में आ गई, तो उन सोसाइटी को, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सोसाइटी से हटाने के लिए लॉ में एक्यूरेसी लाना जरूरी था। तो एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए सेकंड, लॉ की कोडिफिकेशन, ताकि कोई भी अगर उसे इंटरप्रेट करे तो एक ऑब्जेक्टिव रिजल्ट तक पहुंच सके। तो ये उसके दो पर्पस एंड फंक्शंस थे एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के। अब देखते हैं कि एनालिटिकल स्कूल या ऑस्टेनियन लॉ जो था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स कौन कौन थे। तो सबसे पहला फीचर जो था एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का या ऑस्टेनियन लॉ का, हम इसे ऑस्टेनियन लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट जो सबसे मेन एक्सपोनेंट था इसका, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट था जिसने इसको एक टेक्निकल रूप दिया, वो ऑस्टिन था। तो हम इसको ऑस्टेनियन लॉ भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमांड ऑफ सोवरेन। तो अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमांड ऑफ सोवरेन क्या है? तो अगर हम इसे नेचुरल लॉ स्कूल से एक बार कंपेयर करके देखें तो नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर में हम सोर्स ऑफ लॉ किसे मानते थे? गॉड को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को, स्क्रिप्चर्स को। अब हम किसे मानेंगे? सोवरेन को। यानी कि पहले हमें कमांड कहाँ से मिलती थी? गॉड से, स्क्रिप्चर से, कस्टम्स से, रिचुअल्स से। अब हमें कमांड कहाँ से मिलेगी? सोवरेन से। यानी सोवरेन जो भी बोलेगा उसे जो सब्जेक्ट हैं, जो सिटीजन हैं, वो उसे फॉलो करेंगे। और उसने सोवरेन किसे कहा था? स्टेट को। स्टेट इज सोवरेन अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। तो ही सब्स्टिट्यूटेड द कमांड ऑफ सोवरेन दैट इज स्टेट फॉर एनी आइडियल ऑफ जस्टिस इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ। यानी कि जस्टिस को अचीव करने के लिए क्या होगा कि जो भी कमांड सोवरेन ने दिया है वही जस्टिस है। अब जो ऑस्टिन है उसने क्या कहा कि लॉ क्या होता है? तो ऑस्टिन के हिसाब से लॉ होता है कि वो रूल रेगुलेशन जो किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने बनाए हैं किसी दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग के लिए। यानी कि एक इंटेलिजेंट बीइंग हो गया सोवरेन, दूसरा इंटेलिजेंट बीइंग्स हो गए या इंटेलिजेंट लोग हो गए वो सब्जेक्ट। अब सोवरेन ने क्यों बनाए हैं? क्योंकि वो उनसे ज्यादा सुपीरियर है। यहाँ पे देखिए, ऑस्टिन डिफाइंड लॉ एज अ रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग। मतलब रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर देम। यानी कि दो इंटेलिजेंट बीइंग हैं जिसमें से एक रूल बनाएगा दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास उससे ज़्यादा पावर है, वो उससे ज़्यादा सुपीरियर है। वो पावर उसके पास इंटेलेक्चुअल पावर भी हो सकती है, फिजिकल पावर भी हो सकती है, लोगों का सपोर्ट भी हो सकता है, किसी भी तरीके की पावर हो सकती है, पर उसके पास ज़्यादा पावर है तो वो रूल बनाएगा दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग के लिए। तो ये है सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमांड ऑफ सोवरेन। बेसिकली इसमें सोर्स शिफ्ट हुआ है फ्रॉम गॉड और रिचुअल्स और कस्टम्स और स्क्रिप्चर्स टू सोवरेन। अब हमने यहां देखा ऑस्टिन ने लॉ को डिफाइन किया। लॉ क्या है? रूल लेड डाउन फॉर द इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर अदर। अब ऑस्टिन ने लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है प्रॉपर लॉ और एक है इम्प्रॉपर लॉ। अब प्रॉपर लॉ क्या है? तो बेसिकली ऑस्टिन के हिसाब से प्रॉपर लॉ वो है जो रूल रेगुलेशन जिस रूल रेगुलेशन के अंदर में मोरालिटी का कोई रोल नहीं है। मतलब जो नेचुरल लॉ के अंदर क्या होता था कि मोरालिटी ऊपर होती थी और लॉ नीचे होता था। यानी कि अगर कोई चीज मॉरली गलत है तो वो लॉ नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि मोरालिटी उस समय पे बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। अब ऑस्टिन ने क्या कहा कि मोरालिटी कुछ नहीं होती है, जो भी सोवरेन ने बनाया है वही लॉ है। और लॉ हकीकत में यही है कि उसके अंदर मोरालिटी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि लोगों को इसे समझने में कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। क्योंकि मोरालिटी हर एक के हिसाब से अलग अलग होती है। मोरालिटी वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन। ओके,
मेरे लिए जो सही है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए सही हो। तो इससे क्या होगा कि लॉ के अंदर में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए ऑस्टिन ने बेसिकली कहा कि लॉ के अंदर में मोरालिटी नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर साइंटिफिक लॉ होना चाहिए जो कि सोवरेन ने बनाया हो। ओके, तो उसने उसे प्रॉपर लॉ का नाम दिया, यानी कि इट रेफर्स टू द लॉ दैट आर विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ एनी मोरालिटी। और फिर उसने इस प्रॉपर लॉ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव लॉ, एक नेगेटिव लॉ। सो पॉजिटिव लॉ बेसिकली वो होते हैं जो कि सब्जेक्ट को इन्फोर्स कर, मतलब कि जो सोवरेन इन्फोर्स करता है अपने लोगों पे कि तुम्हें ये चीज करना है। और नेगेटिव लॉ वो होते हैं कि जो सोवरेन इन्फोर्स करे तुम्हें ये चीज ना करना है। फॉर एग्जाम्पल, सोवरेन कहता है कि अगर तुम्हारी तनख्वाह इतनी, तुम साल में इतने से ज्यादा कमाते हो तो तुम्हें टैक्स पे करना है, वो पॉजिटिव लॉ हो गया। और सोवरेन कहता है कि तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना है, वो नेगेटिव लॉ हो गया। और इसे ही कहा गया था लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, जिसे हम पूरी तरीके से लॉ बोल सकते हैं। ओके, अब सेकंड है इम्प्रॉपर लॉ। तो जैसे प्रॉपर लॉ था जिसके अंदर मोरालिटी, बिल्कुल भी मोरालिटी का इन्फ्लुएंस ना हो, तो इम्प्रॉपर लॉ वो होता है जो कि मॉरल लॉज होते हैं। सो पॉजिटिव मोरालिटी जिसे उसने टर्म दिया था, तो पॉजिटिव मोरालिटी जिसे हम लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड भी बोलते हैं, जो मॉरल लॉज होते हैं। और बेसिकली ये जो चीजें हैं वो लॉ का हिस्सा नहीं है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर नहीं है ये। ओके, अब ऑस्टिन ने सोवरन को डिफाइन किया। हमने ऊपर पढ़ा ना कि कमांड ऑफ सोवरन, तो ऑस्टिन के हिसाब से सोवरन कौन है? तो ऑस्टिन कहता है कि सोवरन इज अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर है एक, जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, who receives habitual obedience from the bulk of a given society। यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन जो एक पूरी सोसाइटी जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी उस सोसाइटी की उसे मतलब एक सोसाइटी का एक मेजर हिस्सा उसे ओबीडियंस पे करता हो, उसका आदर सम्मान करता हो, और वो जबरदस्ती ना हो, वो हैबिचुअल हो, उसके अंदर से रिस्पेक्ट निकल कर आए। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई एक सोवरन है तो उसे सोवरन हम तभी कहेंगे जब उसे सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा हैबिचुअली रिस्पेक्ट दे, किसी जबरदस्ती या किसी डर के कारण ना दे, तो वो सोवरन है ऑस्टिन के हिसाब से। आगे इसने लिखा है कि द एक्सप्रेशन ओबीडियंस ऑफन सजेस्ट रिस्पेक्ट टू द अथॉरिटी, नॉट मेयरली कंप्लायंस विद ऑर्डर्स बैक्ड बाय थ्रेट। यानी कि जो रिस्पेक्ट हो, ना कि सिर्फ डर हो सोवरन का। ठीक है, तो ये सोवरन को डिफाइन करते हुए उसने कहा। और ये कहता है कि सोवरन क्या है? इलिमिटेबल है, इंडिविजिबल है या और कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि सोवरन जो है वो एब्सोल्यूट है, वो उसके ऊपर किसी तरीके की लिमिट नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता, यानी सिंगल सोवरन है। अगर एक बॉडी भी है तो वो पूरी की पूरी बॉडी सोवरन है, वो ऐसे नहीं कि मतलब इंडिविजिबल नहीं है वो, और कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि ऑस्टिन ने 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए कि किसी भी रूल के अंदर में अगर 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं ये वाले, पर्टिकुलर दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इफ दे आर प्रेजेंट इन एनी रूल, तो वो जो रूल होंगे उसे हम लॉ कह सकते हैं। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक थे कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी और सोवरेनिटी। यानी कि अगर कोई रूल है जो कि कमांड ऑफ सोवरन है, यानी कि किसी सोवरन ने कोई कमांड दिया है और उसके ऊपर अपनी सैंक्शन लगाई है, तो वो ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल जो उसके सब्जेक्ट हैं उसकी ड्यूटी बन जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं सोवरन हूँ और मैं कोई रूल बनाता हूँ, तो वो जो मेरी प्रजा होगी उसके लिए वो मानना, उसे ओबे करना, वो उसकी ड्यूटी बन जाएगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। और ऑस्टिन कहता है कि अगर किसी लॉ के अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो वो लॉ नहीं हो सकता। या फिर ऑस्टिन ये भी कहता है कि अगर कोई रूल रेगुलेशन जो है वो मॉरली जितना मर्जी गलत हो, पर अगर उसके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हैं तो उसे हम लॉ का दर्जा देंगे, वो लॉ बन जाएगा। ओके,
अब इसमें से चारों होने चाहिए, कमांड भी होना चाहिए, सैंक्शन भी होना चाहिए, ड्यूटी भी होनी चाहिए और सोवरन भी होने चाहिए। लेकिन तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक अगर होंगे तो वो लॉ बन जाएगा। अब एक एग्जांपल लीजिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है, या जो फॉरेन लॉ, इंटरनेशनल लॉज हैं बेसिकली, तो इंटरनेशनल लॉज को आज भी एनालिटिकल स्कूल के जो प्रोपाउंडर्स हैं या सपोर्टर्स हैं वो लॉ नहीं मानते, प्रॉपर लॉ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो लॉज जो हैं उसके ऊपर ये सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता है। वो मर्जी होती है कि कोई देश है वो मानती है तो माने, नहीं मानती है तो ना माने। जबकि वो लॉज, ज़्यादातर लॉज कोडिफाइड हैं, लेकिन फिर भी उन लॉज को प्रॉपर लॉ का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सोवरेनिटी का कैरेक्टरिस्टिक मिस है। ठीक है, सोवरेनिटी मतलब कि अगर मैंने कहा कोई उसके, मतलब मैं सोवरन हूँ, हेड हूँ, कोई मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई ना ही एक्सटर्नल ना ही कोई इंटरनल, मैं किसी से बाउंड नहीं हूँ। ठीक है, ये होता है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स देखते हैं एनालिटिकल स्कूल के। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है एनालिटिकल स्कूल का कि ये ओवरलुक करता है कस्टम्स को, मॉरलिटी को, रिचुअल्स को, इनको ये ओवरलुक करता है। मतलब कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर कस्टम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रूल रेगुलेशंस ज़्यादातर वही फॉलो हो पाते हैं जो कि कस्टम्स को सेटिस्फाई करते हो। यानी कि अगर कोई रूल रेगुलेशन कस्टम के अगेंस्ट में बनता है तो वो सेटिस्फाई नहीं, वो लोग से फॉलो ही नहीं करेंगे। और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी ये कस्टम्स ही तो हैं जो सोसाइटी को संभाले हुए हैं, सोसाइटी को एक धागे में बांध के जिन्होंने रखा है। आज तक यही, मतलब कि बहुत टाइम तक इन्होंने सोसाइटी को गाइड किया है, सोसाइटी को कंट्रोल किया है, तो इसे पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नो प्लेस ऑफ जज मेड लॉज, यानी कि ऑस्टिन ने कहा है कि ऑब्जेक्टिविटी होती है एक तरीके से, जो भी लॉ है वो ऑब्जेक्टिव है, इसमें जज का डिस्क्रिशन काम नहीं करेगा, जो है वही अप्लाई होना चाहिए। इट ट्रीट्स इंटरनेशनल लॉ एज मोरालिटी, इंटरनेशनल लॉज जो है उनको वो प्रॉपर लॉ नहीं कहता है, इम्प्रॉपर लॉ कहता है। इट ओवर एम्फेसाइज द कमांड ऑफ सोवरन, कि सोवरन ने जो कहा वही लॉ है, उसे वो लोगों के लिए ड्यूटी है, वो इसे ओवर एम्फेसाइज करते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल प्रेशर। अब कोई भी कंट्री जो है ऐसे रूल नहीं बना सकती जो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं या इंटरनेशनल जो उस समय की प्रिवेलिंग सोशल कॉन्शियसनेस है उसे वायलेट करे, उसके अगेंस्ट हो। अब कोई भी कंट्री किसी को तोप से उड़वाने का लॉ तो नहीं बना सकती, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो इमेज बनेगी कंट्री की वो कितनी ख़राब बनेगी। तो इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत सारे काम करता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर में विल ऑफ पीपल, के लोग क्या चाहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और फिर फिफ्थ पॉइंट है, इट कम्प्लीटली सेपरेट्स लॉ एंड मोरालिटी। लॉ और मोरालिटी को पूरी तरीके से सेपरेट कर देता है, जो कि नेचुरल लॉ ज्यूरिस्ट के हिसाब से या सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट के हिसाब से सही नहीं है। और एक और चीज़ है कि इसमें कहता है कि सैंक्शन इज नॉट ओनली अ फैक्टर ऑफ ओबीडियंस ऑफ लॉ, देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक फियर ऑफ सोसाइटी, रीजनिंग एटसेट्रा विच आर हेल्पफुल टू इंड्यूस अ पर्सन टू ओबे लॉ। उसके बाद इट ओनली टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड नॉट अबाउट राइट्स, कि इंडिविजुअल के कोई राइट्स ही नहीं है, उसके सिर्फ ड्यूटीज हैं। इट प्रोवाइड्स नो चेक ऑन सोवरन के ऊपर किसी भी तरीके का चेक नहीं रखता है ये। इसके ड्रॉबैक्स अगर हम देखें तो हम वर्ल्ड वॉर 2 के एग्जांपल दे सकते हैं कि उसके पहले जो नाजीज, जो हिटलर ने जिस तरीके के रूल्स बनाए थे वो रूल्स कितने खतरनाक थे। फॉर एग्जांपल हिटलर ने एक रूल बनाया था कि कोई भी अगर हिटलर की बैक बिचिंग करता है, उसकी बैक बाइटिंग करता है, तो उसे सजा होगी और उसे मतलब कि उसे डेथ सेंटेंस दे दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब एक हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ का अफेयर चल रहा था किसी और के साथ,
तो वाइफ ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए पुलिस में कंप्लेन कर दी कि वो हिटलर की चुगली करता है। अब हिटलर ने उसे मरवा दिया, जबकि ये मॉरली बैड था। अगर कोई इंसान किसी को क्रिटिसाइज करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए। तो ये सोवरन को अनलिमिटेड पावर देता है इसके हिसाब से। और एक ऊपर जैसे ऑस्टिन ने कहा था कि सोवरन इज इलिमिटेबल, इंडिविजिबल और कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। आज के टाइम पे पार्लियामेंट का चेक होता है सोवरन के ऊपर, डेमोक्रेसी के अंदर में वोटिंग राइट्स होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेक होती हैं सोवरन के ऊपर, जो सोवरन को लिमिटलेस पावर नहीं देती हैं। ओके, अब ये इसका कंक्लूजन है कि दो इट इज़ नॉट कम्पिटेंट इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम पे चाहे ये ऑस्ट्रेलियन लॉ कम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी आ गए हैं, जैसे कि वोटिंग राइट्स हो गया, इंटरनेशनल प्रेशर हो गया, और ग्लोबल इमेज हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन फिर भी ये उस टाइम की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए थे जिन्हें रेगुलेट करने के लिए कोडिफाइड लॉज की ज़रूरत थी। तो ऑस्टिन ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया लॉज के कोडिफिकेशन के अंदर, जिसके कारण सोसाइटी आगे ग्रो कर सकी। दो इसने सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, लेकिन फिर भी एनालिटिकल स्कूल की जो फिलॉसफी है, इसने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हेल्प की आगे प्रोग्रेस करने के लिए में। सो दैट्स ऑल इन ऑस्ट्रेलियन लॉ। अब आगे हम देखते हैं, अगर अब हम जो हर्ट है एक ज्यूरिस्ट, इसकी फिलॉसफी को भी हम एनालिटिकल स्कूल की फिलॉसफी के अंदर में ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हर्ट ने दो फिलॉसफीज दी थी। पहली तो इसकी फिलॉसफी थी वो थी फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ, और जो दूसरी फिलॉसफी थी इसकी, वो फिलॉसफी थी कोर एंड पिनम्ब्रल की फिलॉसफी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ की फिलॉसफी। तो हर्ट ने कहा था कि सोसाइटी के अंदर में दो तरीके के रूल्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी रूल्स, एक होते हैं सेकेंडरी रूल्स। तो जो बेसिकली जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जिसे ऑस्टिन ने मॉरल रूल्स का नाम दिया था, उसे इसने प्राइमरी रूल्स का नाम दिया। ठीक है, तो प्राइमरी रूल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर में। अब इसने कहा कि जो प्राइमरी रूल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर में, इनके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि ये अनरिटन होते हैं। अनरिटन होते हैं इस कारण ये अनसर्टन होते हैं। इसे लोग मतलब पता नहीं होता है ना कि ऑब्जेक्ट कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, अपने अपने हिसाब से लोग उसे इंटरप्रेट करते हैं। फिर दूसरा है कि ये अमेंडेबल नहीं होते हैं, अनअमेंडेबल रूल्स होते हैं, तो इसलिए स्टैटिक होते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही सोसाइटी के अंदर लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिज, फिर कोई भी एजेंसी नहीं होती है वहाँ पे रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो एजेंसी के ना होने के कारण ये जो रूल्स होते हैं वो सोसाइटी के अंदर उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कोई सिर पे बैठा हो तब लोग ज़्यादा रूल रेगुलेशन को मानते हैं, नहीं तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं काफ़ी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आप सड़क पे, अगर आप जा रहे हो रोड पे, बाइक चला रहे हो, तो अगर पुलिस वाला खड़ा हो तो आप डेफिनेटली वहाँ पे रुकोगे, लेकिन अगर नहीं खड़ा हो तो ज़्यादातर लोग जो सिग्नल होता है उसे वायलेट कर देते हैं। तो ये तीन ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली। हर्ट ने कहा कि प्राइमरी रूल्स होते हैं, सेकेंडरी रूल्स होते हैं। प्राइमरी रूल्स के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि ये अनरिटन होता है तो अनसर्टन होता है, नॉट अमेंडेबल हेंस स्टैटिक, नो एजेंसी टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स हेंस इनएफिशिएंट। तो हर्ट ने कहा कि ये जो प्राइमरी रूल जिस सोसाइटी में होती है, ये सोसाइटी प्री लीगल सोसाइटी होती है। प्री लीगल सोसाइटी यानी कि वो सोसाइटी जो लॉ के बनने से पहले हो, प्री लीगल सोसाइटी। और ये सोसाइटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, कमज़ोर होती है ये सोसाइटी। तो एक टाइम के बाद ये सोसाइटी शिफ्ट हो जाती है लीगल सोसाइटी के अंदर में। हर एक सोसाइटी लीगल सोसाइटी में शिफ्ट हो जाती है पूरी दुनिया में, चाहे उन्हें मतलब टाइम अलग अलग लगे, टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन शिफ्ट जरूर होती है। और इसे शिफ्ट मतलब होने के लिए 3 सेकेंडरी रूल्स की ज़रूरत होती है।
तो उसने सेकेंडरी रूल की फिलॉसफी दी। तो सेकेंडरी रूल जो होते हैं 3, वो होते हैं रूल ऑफ रिकॉग्निशन, रूल ऑफ चेंज और रूल ऑफ एडजुडिकेशन। रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या होता है? यानी कि कोई एक एजेंसी होनी चाहिए जो रूल रेगुलेशंस को रिकॉग्नाइज करे, उसे मान्यता दे। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हमारा लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेचर जो है वो रूल्स को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद राष्ट्रपति जो है उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। तो राष्ट्रपति बेसिकली सोवरन है, तो लेजिस्लेचर रूल बनाता है, राष्ट्रपति उसको रिकॉग्नाइज कर देता है, तो वो रूल बन जाता है। तो एक रूल ऑफ रिकॉग्निशन होना चाहिए। दूसरा रूल ऑफ चेंज होना चाहिए, एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो समय आने पर रूल्स को चेंज करे, एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो अमेंडमेंट करे रूल्स के अंदर में। थर्ड रूल ऑफ एडजुडिकेशन, यानी कि जो रूल्स को इन्फोर्स कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके सोसाइटी के अंदर में। पहला रूल को रिकॉग्नाइज कर सके, दूसरा जरूरत पड़ने पर उसे अमेंड कर सके, तीसरा रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सके सोसाइटी के अंदर में। तो ये 3 रूल्स दिए और उसके बाद सोसाइटी जो है वो लीगल सोसाइटी के अंदर में शिफ्ट हो जाती है, ये उसने कहा। अब सेकंड फिलॉसफी जो इसकी है वो है कोर और पिनम्ब्रल की फिलॉसफी। तो बेसिकली हर्ट कहता है, अब ये इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि हर्ट जो है वो शुरू में तो एनालिटिकल ज्यूरिस्ट होता है, लेकिन जब उसने लेटर ऑन कंसिक्वेंसेस देखे, इसके वर्ल्ड वॉर के कंसिक्वेंसेस देखे और जो इमोरल रूल्स जो हैं वो बनते देखे, तो उसने अपना स्टैंड थोड़ा सा नेचुरल लॉ की तरफ इंक्लाइन किया। मतलब वो नेचुरल लॉ की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो गया उसकी फिलॉसफी की तरफ। तो उसने फिर एक नई फिलॉसफी दी। उसने कहा कि जो लॉ है, लॉ जो है वो अर्थ की तरह है। अब अर्थ का क्या होता है कि एक कोर होता है और एक पिनम्ब्रल होता है, बाहर का स्फेयर होता है और एक अंदर का स्फेयर होता है। अंदर के स्फेयर को हम कोर बोलते हैं, बाहर के स्फेयर को हम पिनम्ब्रल बोलते हैं। तो अंदर का स्फेयर जो होता है वो हार्ड होता है और बाहर का स्फेयर जो होता है सॉफ्ट होता है। उसी तरीके से लॉ के भी 2 स्फेयर होते हैं। तो जो लॉ का कोर स्फेयर होता है वो हार्ड होता है, जो रिजिड लॉ होता है, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कि जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, इन लॉज के अंदर जज की डिस्क्रिमिनेशन काम नहीं करती है। मतलब अगर किसी ने खून किया है तो जज उसे छोड़ नहीं सकता अपनी मर्जी से। हाँ, उसकी सजा थोड़ी कम कर सकता है, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू रूल, जो भी सीआरपीसी आईपीसी के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली हार्ड लॉज होते हैं जिसके अंदर जज की डिस्क्रिशन काम नहीं करती। मतलब जिसके अंदर जज की डिस्क्रिशन इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, उसे वही करना होता है जो कि कोडिफाइड लॉ कहता है। सेकंड है पिनम्ब्रल। तो ये वो फिलॉसफी है, पिनम्ब्रल की फिलॉसफी, जिसके अंदर कहता है कि लॉ का ये सॉफ्ट पोर्शन है जिसके अंदर में जज की डिस्क्रिशन जो है मायने रखती है, जिसे इसने नेचुरल कंटेंट ऑफ लॉ भी कहा, यानी कि मिनिमम कंटेंट ऑफ लॉ। ये कहता है कि एक जो लॉ है वो थोड़ा थोड़ा नेचुरल लॉ जो है, मोरालिटी जो है उसको भी वेरीफाई करता है, उसको भी मानता है कि लॉ के अंदर थोड़ी सी मोरालिटी होनी चाहिए, लेकिन ये मोरालिटी लॉ के अंदर ही होती है, ये कोई बाहर से नहीं है। लॉ का जो स्फेयर है, लॉ का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो उसका एरिया है, उसके अंदर ही है। तो बेसिकली समझने के लिए बस ये इतना है कि कोर की फिलॉसफी और पिनम्ब्रल की फिलॉसफी यही है कि कोर जो है वो हार्ड एरिया है जिसके अंदर जज की डिस्क्रिशन काम नहीं, जज की डिस्क्रिशन जो है वो मान्य नहीं होती है, जैसा लॉ कहता है वैसा ही उसे करना होता है। सेकंड इज पिनम्ब्रल की फिलॉसफी, यानी कि वो फिलॉसफी जिसके अंदर वो लॉ का सॉफ्ट एरिया है, जिसके अंदर जज अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से जजमेंट्स दे सकता है और जस्टिस डिस्पेंस कर सकता है। तो ये है बेसिकली कोर और पिनम्ब्रल की फिलॉसफी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.